अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। मुमकिन डील, अंडरस्टैंडिंग या मुज़ाकरात का ऑप्शन बज़ाहिर बंद होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मुज़ाहमत और जारहियत का बिगल बजा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सड़कें गर्म करने, मुल्क बंद करने और हुकूमत का तख्ता उल्टाने की आखिरी कॉल देने का ऐलान कर दिया है। जहां तहरीक इंसाफ हुकूमत को तकलीफ देने के लिए नया महाज खोलने जा रही है, वहां हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाले एक के बाद एक रिलीफ के बाद ये कयास आरियां होने लगी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुक़तदरा से मामलात बन रहे हैं। लेकिन आज एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़तदरा के दरमियान किसी भी किस्म की बातचीत, डील या अंडरस्टैंडिंग के इम्कान तक को रद्द कर दिया गया है। सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पाक फौज PTI समेत किसी भी सियासी जमात से कोई बातचीत नहीं करेगी। इस मुतालिक इदारे का मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह है कि यह सियासी जमातों का काम है कि वो सियासत पर बात करें, मुज़ाकरात करें और रियायत दें और लें। खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट में मुमकिन डील से मुतालिक कयास आराइयों से जुड़े सवाल पर कहा गया है कि फौज का ऐसे किसी मामले से कोई लेना देना नहीं। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फौज गैर सियासी है, तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर कोई सियासी ग्रोह अपनी ही फौज पर हमला करता है तो कोई उनसे बातचीत नहीं करेगा। खबर में मजीद कहा गया है कि जरिए के बकौल इंतशार पसंद गिरोह के लिए वाहिद रास्ता यह है कि वह कौम से मुआफ़ी मांगे और नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत का वादा करे। फौज को इस मामले में मुलव्वस करना मुनासिब नहीं। अहम बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आने वाले इस दो टोक मौक़िफ़ के बाद अब वो ही PTI कैंप जो कल तक अंडरस्टैंडिंग होने के दावे कर रहा था, उसने भी यू टर्न ले लिया है और बानी PTI की जानिब से किसी भी किस्म की डील लेने या देने से साफ इनकार कर दिया है। हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। तो इमरान खान ने तो किसी किस्म की डील से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन उनकी अहलिया और बहनों की अचानक रिहाई और फिर उन्हीं की जानिब से पुरस्रार खामोशी को लेकर यह कयास आराइयां मजीद तकवीत पा रही थी कि PTI की कोई डील हुई है और इस डील को करवाने का क्रेडिट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जाता है, जिनसे मुतालिक ये तासुर पहले ही मौजूद है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है और ज़मीनी हक़ाइक़ इन राब्तों की हकीकी तर्जुमानी भी करते आ रहे हैं। ताहम आज उन्होंने अभी पहली बार बुशरा बीबी की रिहाई से मुतालिक अपने किरदार से इनकार किया है और साथ ही एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर हमला आवर होने का ऐलान भी कर दिया है। तो ये जो बैठ कर अजीब व गरीब बयानी है अपनी तरफ से बुशरा बीबी के रिहाई में मैंने कोई किरदार अदा किया है, क्या मैंने बताया किसी को? अब मेरी बात XYZ कर रहा है और उसके ऊपर आप बयानियां समझ रहे हैं कि ठीक होगा। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा? 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। ये सबको ही वार्निंग, जो भी फैसला साज हैं और सारी बातें घूमते ही हैं। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना। इसके बाद पुरअमन हम थे, हम हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है हमारे लीडर के साथ, हमारी पार्टी के साथ, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। उधर हुकूमत ने भी PTI की नई महाजराई के सामने बंद बांधने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जारहियत का जवाब जारहियत से देने के अलावा विफाक पर किसी चढ़ाई की सूरत में तमाम आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करने की भी वार्निंग दे दी गई है, जबकि PTI के डील के बयानिए को अंदरूनी लड़ाई छुपाने की कोशिश करार दिया गया है। ये मैं PTI से मुखातब हूँ। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास ऑप्शंस नहीं है? हर चीज की एक इंतहा होती है। इंतहा के बाद जब कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर बहुत सारे आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं वफाकी हुकूमत और रियासत के पास। आपके अंदर लाहौरी ग्रुप कुछ कह रहा है, KP के ग्रुप कुछ कह रहा है, बीवी कुछ कह रही है, बहन कुछ कह रही है। बहन चाहती है मेरा कब्जा हो, बीवी चाहती है मेरा कब्जा रहना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं बारी आ जाए तो तोशा खाना खाने में मजा ही बड़ा है। और बहन कहती है भी हमारा भी हिस्सा है। अपनी इस सूरत हाल को छुपाने के लिए कभी कहते हैं डील हो गई, कभी कहते हैं डील हमें मिल गई। हुकूमत को इस डील की जब से कयास आराइयां शुरू हुई तो काफ़ी परेशानी तो लाहक थी, लेकिन अब हुकूमत ने कानूनी एक्शन का भी बंदोबस्त शुरू कर दिया है, जिसके लिए बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 रेफरेंस में बाद अज गिरफ्तारी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। FIA की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि जमानत की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और रिकॉर्ड के बरखिलाफ है। अदालत ने केस में बाद अज गिरफ्तारी जमानत के असूलों को मद्देनजर नहीं रखा, मुकदमे को सही तरीके से नहीं समझा। FIA का कहना है कि बुशरा बीबी ने अपने खावन के साथ मिलकर रियासी तोहफों का गलत इस्तेमाल किया
और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 23 अक्टूबर के जमानत के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है और बुशरा बीवी की बाद गिरफ्तारी जमानत को मनसूख करके उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम ने, जबकि आगे चल के प्रोग्राम में हम मजीद बात करेंगे मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक से भी। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर से ऐलान किया है कि तहरीक शुरू की जाएगी सवाबी से एक जलसे की सूरत में। तो जलसा तो ज़ाहिर है इससे तहरीक का नुक्ता आगाज़ होगा, तो नुक्ता इसका यानी इसकी इंतहा क्या होगी? इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के बाद धरना इसकी इंतहा होगी? देखिए सर भाई, बात यह है कि 9 को हम चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान वहां पे जमा हो और लोग जो है ये आपस में बैठे, क़यादत सारी वहां पे मौजूद होगी। अब कोई 26वीं तरमीम का भी ऐसा मामला नहीं है कि कम MNAs को रूपोश जो है वो किया जाएगा पार्टी के हुक्म पे। तो वो जो लोगों को जो सिर्फ MNAs को ही क़यादत समझते हैं और बाकी क़यादत देख के पता नहीं वो यमले बन जाते हैं, तो उन सब का भी शौक पूरा हो जाएगा। तमाम के तमाम MNAs वहां पे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हारे जीते MPAs होंगे, सेंट्रल क़यादत होगी, सूबों की क़यादतें होंगी, तमाम वर्कर इकट्ठे होंगे और वहां पे एहतजाजी जलसे के दौरान एक मुशावरत होगी, जिस मुशावरत के नतीजे में लाए अमल जो है वो तय होगा और फिर ये वहीं तय होगा कि आगे करना क्या है, कब करना है, क्या करना है और चीजें फाइनल कॉल जैसे बार बार कहा जाता है वो क्या है और उसको कैसे लेके चलना है आगे। तो क्या उस जलसे के बाद कोई कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च और धरने के लिए, या फिर उसी जलसे से ही फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मूव करने का ऐलान हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, वो वही फैसला अंदर ही करेंगे जो भी करेंगे सर। अभी तक आगे का लाएवल अगर मुझे पता भी होता तो मैं मीडिया से शेयर ना करता, अभी नहीं सर। वही पहले तो वहां इकट्ठे होना है। जी जी, मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का जो है फिर इसी नवंबर में ही किया जा रहा है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ, जो धरने का प्लान आपका कोई 3 लाख लोग लाने का इरादा है, तो ऐलान हुआ है? मुशावरत होगी, जैसे ही समर भाई मुशावरत होगी, जिस तरीके से भी होगी, कुछ खाके हमारे जहन में है और कुछ लोगों को साथ लेके चलेंगे। देखें, 5-10 हजार आदमियों से तो हुकूमत को मजबूर नहीं किया जा सकता अगर हम पहुंच भी जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जितने भी लोग हैं, आपकी वसातत से भी मैं तमाम लोगों को यही कहूंगा कि जितने भी लोग हैं उन सबको वहां पे जो है वो पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमें 5-10 हजार नहीं, हमें लाखों लोग चाहिए। और जो हमारे दोस्त ये कहते हैं कि अवाम तैयार है और क़यादत नहीं है, हमने वो ख्वाहिशें भी पूरी करनी है। क़यादत तैयार है हमेशा की तरह, सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते खान साहब के कहने पर रिपोर्ट हुई थी, हमेशा क़यादत ही लीड करती रही है। ठीक हो गया। तो ये बताए मुझे शेख वकास अकरम साहब, मुझे ये बताए कि इस अगर आप करते हैं लॉन्ग मार्च खान साहब की रिहाई के लिए, चूंकि ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, तो बुशरा बीबी भी इस पे पार्टिसिपेट जैसे लीड करेंगी? नहीं जी, वो घरेलू खातून है, वो किसी लॉन्ग मार्च को लीड नहीं करेगी। घरेलू खवातीन तो ज़रा उनकी बहनें भी हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद के अंदर जब एहतजाज हुआ था उसमें वो शरीक हुई थी। हाँ, शरीक हुई थी, लीड तो नहीं कर रही थी, जी हाँ, शरीक हुई थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि अभी तक हमें बुशरा बीवी के तर्जमान से कोई ऐसी वो नहीं मिली है। हमें तो यही पता है कि वो किसी सियासी एक्टिविटी में शमूलियत नहीं करती। शेख वकास साहब, वैसे इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं करना चाह रहे, किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं कर रहे, उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगे और उसके बाद तामीरी सियासत करने का ऐलान करे, तब जाके कोई बातचीत वो भी हुकूमत से आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी इंगेजमेंट जो आपकी चल रही थी, जाहिर है मुज़ाकरात उसे आप ना भी कहें, डील ना भी कहें, लेकिन इंगेजमेंट तो आपकी चल रही थी, तो वो अब जारी रखेंगे या उससे अब अबेंडन कर दिया जाएगा? और दूसरा ये बताएं कि अब रिलाय फिर आप सिर्फ तहरीक पे करेंगे खान साहब की रिहाई के लिए, या फिर अमेरिकी सदर का यानी डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब पर भी आपका जो है वो इन्हिसार होगा? हमें तो अल्लाह की ज़ात के अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। हम तो रब की ज़ात की तरफ देख रहे हैं, हम तो तवक्कल करने वाले लोग हैं। हमें अपने वर्कर के साथ की ज़रूरत है, अपने दोस्तों की जो है वो खैर की तवक्को हम रखते हैं कि वो सब हमारे साथ मिलें, अवाम हमारे साथ निकले, पब्लिक एट लार्ज। हम चाहते हैं कि लाखों के इज्तिमा हों और लाखों की तादाद में लोग बाहर आए, ताकि इस हुकूमत को घुटने जो है वो टिकवाए जा सके और उस पे वो जाली मुकदमात में जो
खान साहब को अनलॉफुली अंदर रखा हुआ उसको निकाला जा सके। ये डील वाली बात ना हमारी तरफ से है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने भी कह दिया कि कोई ऐसी डील या डील नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे माशाल्लाह सूडो इंटेलेक्चुअल टीवी पे बैठ के पिछले 2 हफ्ते से हमें डीलें सुना रहे थे और हमसे डीलें पूछ रहे थे। उन्होंने को पूछ लो ना, उन्होंने आप ही क्या चले, कोई डील नहीं हो रही है, कोई इसका तासुर जाहिर है हमारा तो इससे सर खाए ये जो इस तरह की हफ्ते। बातें चल रही थी, उन्हें तकवीत जो है वो अली बिन गंडापुर साहब के जो है ऑफ द रिकॉर्ड उनकी गुफ्तगू हुई थी कुछ साथियों से, उसी से ये इसे मजीद तकवीत मिली थी। आज उन्होंने जाकर डिनाई किया तो बिल्कुल जाके ये सर, मामला उस सारा ऑफ द खत्म हुआ। रिकॉर्ड गुफ्तगू को अली अमीन गंडापुर साहब कैटेगरिकली उस दिन से डिनाई कर रहे हैं। ये पता नहीं केड़े सहाफी सन जिन्हां दे नाल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई, वो जरा उन्होंने कहो ना, जरा ऑन द रिकॉर्ड आके वो गल कर छड़न ना, सहाफी अपना नाम उन्होंने ही भी दस ऑन द रिकॉर्ड आने के लिए पूरे 2 हफ्ते उन्हें लगे कि ऑन द रिकॉर्ड आके वो आज इस डील के मामले को डिनाई करें, तब तक आप लोग भी बिल्कुल खामोश रहे गलत है हैं, सर। आप भी खामोश हाँ रहे तब हाँ तक। हाँ हाँ सर, फिर मैं नहीं सर, नहीं, मेहरबानी करें सर, ऐसी बात ना करें, क्योंकि जब से ये गुफ्तगू शुरू हुई मुझसे तभी से सवाल होने शुरू हो गए थे, और मैंने चीफ मिनिस्टर से क्लैरिटी लेने के बाद पहले दिन से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो कह रहे हैं कि कल ऐसी अभी कोई हमारे बात प्रोग्राम नहीं पे है। कल हमारे प्रोग्राम पे रऊफ हसन साहब थे, वो तो ये कह रहे थे कि जरा वो सीएम हैं, उनकी एंगेजमेंट चलती रहती है, बातचीत उनकी होती रहती है और उसमें सर ज़रा ऐसी कोई एंगेजमेंट चीज़ है उनकी नहीं। ऑपरेशनल लेवल पे है, हाँ। और एंगेजमेंट उनकी ऑपरेशनल लेवल पे है, उसका ये मतलब है कि वो खान को छुड़ाने के लिए डीले कर रहे हैं। ये कौन बेवकूफ लोग हैं सर। हम्म। इज अ चीफ मिनिस्टर, जो ऑपरेशनल एंगेजमेंट है वो तो उनकी जरूरी है, खान साहब की तरफ से भी उसकी इजाजत है, मगर वो सूबे के मामला, लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज के हवाले से गुफ्तगू शनीद है, बहुत से उनकी छावनियां हैं उनके सूबे के अंदर, उसके हवाले से वो उनके फंक्शन में भी आते जाते हैं। जब मुशावरत इस्लामाबाद भी का होती जलसा है, मुलतवी मीटिंग भी करना था होती तब है। भी उन्हीं के जरिए बातचीत हुई थी, ज़ाहिर है वो तो कोई ऑपरेशनल मामला नहीं था, वो तो एक सियासी मामला ही था जब आपने इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी किया था सर लास्ट वो टाइम। तो देखें, ये भी आप बादशाही कर रहे हैं समर साहब, जब जी। बताउल्लाह तारड़ खुद कह रहा है कि हमने ये रिक्वेस्ट किया था। देखें जी, हम तो समझते हैं कि इस वक्त की जो हुकूमत भी है वो भी उसी का हिस्सा है, तो हमें तो उन्होंने पैगाम दिया और उनके कहने पे जेल खुलवाई गई। जेल तो हुकूमत हम्म। पंजाब के मतहत नहीं है, अडयाला वाली। बहरहाल अब आपने ये वाजे कर दिया कि कोई ऐसी डील या ऐसा कोई मामला नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि एहतजाज को लेकर आपका जो प्लान है, इस मरतबा भी लोग ज़रा केपी से ही ज़्यादा निकलेंगे? पंजाब में तो दफ़ा 144 लग जाए, लोग नहीं निकल पाते बाहर। क़यादत का आपने कहा कि कुछ रुपोश थे वो सामने निकलेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग हैं पंजाब के अंदर, मसलन अगर हम बात करें हम्माद अजहर की, वो सामने नहीं आ पा रहे, मियाँ असलम इकबाल हैं वो सामने नहीं आ पा रहे, तो ये लोग भी जो रुपोश है काफ़ी अर्से से, ये भी आप निकलेंगे बाहर, आएंगे, लीड करेंगे? सर देखें, बात यह है कि जिन लोगों के हवाले से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं और जिनकी जानलेवा किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इस हालत में भी निकल के जलसे करें, वो जुलूस करें, उसके बाद वो रुपोश हो जाए, तो आप उनकी हिम्मत को दाद देना यार। सही है। मतलब है कि बड़ा आसान होता है ये कह के पार्टी की नहीं, जिम्मेदारी छोड़ देना, मैं इस चीज को कि मैं तो निकल ही क्रिटिसाइज नहीं सकता। कर रहा, मेरा जस्ट एक सवाल था कि अब ये सारे लोग जो रुपोश थे, मियाँ असलम इकबाल है वो भी जरा काफी अरसे से रुपोश है, तो ये तमाम लोग अब निकलेंगे और आएंगे इस फाइनल कॉल के अंदर, या जो तो मियाँ असलम इकबाल या मियाँ असलम इकबाल या को हमाद अजहर, सिर्फ ये 2 बंदे तो पंजाब नहीं है ना, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे एमएनएज एमपीएज हैं, हर जिले के लीडर मौजूद है, सारे आन के पूरा पंजाब निकलेगा, जेड़ा नहीं ना निकलेगा। परवेज इलाही समर साहब क्यों अब्बास इस सारे मामले के अंदर जो है वो खामोश हैं? पार्टी प्रेसिडेंट है आपके। उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, काफी बड़े बुजुर्ग हैं और बड़ा अरसा उन्होंने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनकी तबीयत नासाज है। अभी कुछ दोस्त मिले भी हैं, उनको मिल के आए हैं परसों तरसों, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही होगी तो वो तो बड़ी सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहे हैं। ये बेटे पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलर पार्टी की मीटिंग्स के अंदर, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे है। जो लाहौर जलसा हुआ था, उनकी तरफ से एक सही है। बहुत बड़ा जुलूस जो है वो उनकी अहलिया की क़यादत में वहां अच्छा, पे पहुंचा, वो इमरान स्टेज साहब पे मुझे भी पहुंचे, ये वो बताएं हर कि जगह पे। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या इरादा है? चूंकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान सर अभी तहरीक लीगल इंसाफ कमेटी इस हमारी तरमीम को हमें चैलेंज वापस नहीं करना, या आपने एक हफ्ता पहले भी कहा था कि लीगल कमेटी 1-2 दिन तक फैसला कर लेगी। मेरी इत्तलात के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रही, पर्टिकुलरली इस तरमीम को चैलेंज करना नहीं चाह रही ताकि चीफ जस्टिस को ऑफेंड ना किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कोई चीफ जस्टिस की जात के खिलाफ तो पहले भी नहीं थे। हमने तो बड़ा क्लैरिटी से कहा था कि चीफ जस्टिस साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उधर शामिल भी हुए जाके उनकी हलफ में। हमने कहा था कि वो तो प्रोफेशनल क्लियर हेडेड आदमी है, और जब वो वहां पे केपी में भी रहे चीफ जस्टिस और केपी से उनका ताल्लुक है, उनका सारा करियर वेरी क्लीन। यहाँ पे वो जो तायुन और तैनाती का
तरीक़ेकार है चीफ जस्टिस का, उस पर हमें कल भी एतराज़ था, आज भी एतराज़ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको 1 हफ्ता पहले भी यही कहा था। ओरेकल कमेटी बहुत सारी चीज़ें जो है उसको एट अ टाइम देख रही है, बहुत बड़ी ग्रैंड कमेटी नहीं है, कुछ सीनियर लोग हैं हमारे उसमें, जिसमें अब नए-नए बिल आ रहे हैं, नए-नए तमाशे हो रहे हैं, तो इस वजह से शायद डिले हो गया होगा, मगर वो हमारी प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू देम कि जी वो बताएंगे कितना जल्दी हम, क्योंकि उस पे फैसला लेना है, ठीक है, ऑप्शन देखनी है कि कोर्ट के अंदर हमें किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है। ठीक ये है। फैसला नहीं लेना कि हमने कब क्या दाखिल करनी है, फैसला ये लगना है कि दाखिल करने का कोई फायदा भी है या नहीं। अगर कोई फायदा है तो फिर दाखिल करांगे। सही है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ जो है तहरीक के अंदर जो आप एक फाइनल कॉल देने जा रहे हैं उसमें सिर्फ लॉन्ग मार्च, धरना, ये चीज़ें हैं, या फिर इस मरतबा भी कोई असम्बलियों से इस्तीफों वाला ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया जा सकता है? नहीं नहीं, इस्तीफों का ऑप्शन कोई अंडर डिस्कशन नहीं है, ना हमने किया है, तो ना असी करना चाहते हैं। हाली अगर होगा तो आपसे शेयर कर लेंगे। यही जो एक एहतजाज के एक मामलात होते हैं वही है, जलसे, जुलूस, मार्चेस, इससे तो इस्तीफे नहीं है सर। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम की, जिनका कहना है कि फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द देने जा रही है खान साहब की रिहाई के लिए। बुशरा बीबी इसमें शिरकत करेंगी या नहीं, फिलहाल तो उनकी शिरकत के बारे से कोई फैसला नहीं हुआ, ताहम आगे चलकर ये फैसला हो भी सकता है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया है और इसमें अब तमाम नॉमिनेशन तकरीबन सामने आ चुकी हैं। जुडिशल कमीशन के अरकान की कौन बनेगा आईनी बेंच का सरबरा, इसका फैसला भी अगले हफ्ते हो जाएगा। क्या हुकूमत अपनी मर्जी का या फिर ऐसा बंदा जो हुकूमत चाह रही हो कि वही बने इसका आईनी बेंच का सरबरा, वो ला पाएगी? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कायम होने वाले जुडिशल कमीशन का अहम इजलास चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने 5 नवंबर रोज मंगल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे और इस इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान इवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन भी इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन में अब पार्लिमानी किरदार भी होगा, जिसके लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद बरोचा भी शिरकत करेंगी। रुकन कमीशन अख्तर हुसैन का कहना है कि कमीशन के इजलास के एजेंडे का इल्म नहीं, इजलास से मुतालिक सिर्फ कॉल मौसूल हुई है। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त उस वक्त हुई जब चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने पंजाब में जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात मुरतब करने के लिए झेली कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें 9 मई 2023 के पुरतशद्दद वाक़यात के तनाजुर में जेल में कैद काटने वाली खदीजा शाह को भी इस कमेटी में शामिल कर लिया गया है। क्या ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सेटबैक है? इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सरप्राइजेज पे सरप्राइजेज मिल रहे हैं तहरीक इंसाफ को कि पहले मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हुकूमत की मर्जी के बरक्स वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बन गए और उसके बाद फिर आज खदीजा शाह जो हैं वो पंजाब प्रिजन रिफॉर्म्स कमेटी की मेंबर बन गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। सबसे पहली तो बात है ना, हुकूमत की ख्वाहिश या फरमाइश थी कि इन दोनों जज साहिबान को उस कमेटी में ना डाला जाए। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ना डालें, ये ऑब्वियसली चीफ जस्टिस का इस्तकाक है। देखिए, हमने एक इख्तियार उनको दिया, हमने उनको इख्तियार दिया कि ये स्वाबदी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होनी चाहिए कि वो एक सीनियर मोस्ट जो जज हैं, ख़ुद चीफ जस्टिस खुद और उसके साथ सीनियर प्यूनी जज और उसके साथ किसी एक मेंबर को, और सीनियरिटी को नहीं, मतलब किसी एक मेंबर को वो ऑप्ट कर सकें। तो उसमें उन्होंने ऑप्ट कर लिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 191A जब इंसर्ट हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो उसके बाद ये तमाम इख्तियार जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का है या 184(3) का इख्तियार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास चला गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे और वो मार्किंग करेंगे आईनी बेंचेस के।
अब यहाँ पे आपने खदीजा साहिबा की बात की तो अच्छा, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी जरा पहले वजाहत जी। कर दें कि क्या तो फिर क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आप कह रहे हैं कि रिडंडेंट हो जाएगी आगे चल के, इसका मकसद नहीं रहेगा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो कमेटी अब नॉर्मल केसेस जो टैक्स के केस हो गए, क्रिमिनल अपील्स हो गई, सिविल अपील्स हो गई, फैमिली केसेस हो गए या दीगर कॉर्पोरेट या कमर्शियल केसेस हो गए, अब इनको वो देखेगी क्योंकि ये तमाम तर कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस चले गए हैं और इसी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसकी मार्किंग। यानी जो आईनी बेंचेस के वाले से केसेस आएंगे वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे, आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ इसका जी कोई बिल्कुल, क्योंकि 184(3) का इख्तियार जो है अब वो उस कमेटी के पास नहीं रहा, तो इसीलिए अब हमने इसलिए प्रेजेंट किया कि एक तो या तो उसमें फर्दर कोई अमेंडमेंट आएगी सेक्शन 3 में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का है, या फिर वो टोटली एमिट होगा वहाँ से। सही है। और खदीजा शाह वाली खदीजा शाह साहिबा की जो आपने बात की बिल्कुल खुशाइन बात है, तमाम तर पार्टीज़ की नॉमिनेशन थी और वो रिप्रेजेंटेशन थी। इसी तरह हाज चीमा साहब जो हैं नून लीग की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे थे, हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहे थे, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। खदीजा साहिबा तो ख़ुद इस तमाम तर प्रोसेस से गुजरी हैं और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि किन किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और चीफ जस्टिस साहब ने और इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहिबा ने वैसे उनकी लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने जो अच्छा अगर उन्हें काम लिया। खातिर में लाया जाता है खदीजा शाह साहिबा की, तो बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त जेलों में कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो फिर सबके सब रिहा हो देखिए जाएंगे। जेल रिफॉर्म्स की बात है, जेल के अंदर जेल मैनुअल और जेल रूल्स के हवाले से बात है, और जेल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से बात है। कैदियों की कमी की बात भी हुई है, इस्लाहात के अंदर कैदियों की कमी का मामला भी बिल्कुल, है कि अगर माइनर ऑफेंसेस में कोई लोग हैं तो उनकी बिल्कुल वहाँ पे तो हमने बरतानिया में जब कानून अमेरिका में पढ़ा देखा तो वहाँ पे तो सस्पेंडेड सेंटेंस का भी कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे नहीं है, कि जेल नहीं भेजते और या कम्युनिटी सर्विस करवा लेते हैं या फिर वो फॉर द टाइम बीइंग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 2-4 माह के लिए। तो माइनर सेंटेंसेस हैं तो जेल रिफॉर्म्स में बिल्कुल ये शामिल होना चाहिए। अच्छा, आपका जो सीनियरिटी के हवाले से जो अच्छा इस पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो खदीजा शाह हैं वो चीफ जस्टिस की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम दिया गया था। पॉलिटिकल पार्टीज, जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेशन की पे। रिप्रेजेंटेशन थी और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहाँ पे इसमें मौजूद आपने आज चीमा साहब का नाम दिया, तहरीक इंसाफ ने उनका नाम दिया, ये चीफ जस्टिस की जो है वो उनकी पिक नहीं थी, उनका नहीं, इंतखाब नहीं था, ये हुकूमत तहरीक उनकी इंसाफ ने किया था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सीनियरिटी के हवाले से आपने कहा था कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियरिटी शुरू होगी। पिछले हफ्ते आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब 3 में से एक नंबर 3 का इंतखाब हो गया बतौर चीफ जस्टिस, तो सीनियरिटी उसके बाद यानी अमीनुद्दीन खान साहब नंबर 4 पे जो है या 5 वहाँ से नीचे शुरू होगी। तो अब जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन हुई है उसमें तो मंसूर अली शाह साहब भी हैं बतौर सीनियर पियोन जज, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी हैं, तो सीनियरिटी तो फिर ऊपर से ही शुरू हो रही है, नीचे जो एक देखिए आपकी पहले बिल्कुल परवजा बात थी। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं जिसमें आपने देखा मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, वो तीनों तो उसमें हैं। अब वहाँ पे एक जो जिस चीज़ का इंतखाब करना है उन्होंने और वो देखनी है कि आया जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा वो भी वो इन्हीं में से होगा या फिर वो 5वें नंबर में से होगा। ये चीज़ अब देखने वाली है कि अगर ये यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई एक होगा, यूनानिमसली से बाय वे ऑफ 2/3 मेजॉरिटी इस कमेटी की जो JCP की कॉम्पोजिशन है, जो वो डिसाइड करते हैं, नाम फ्लोट होंगे, उस पर वोटिंग होगी, उस पर फाइनली आपको देख लेंगे कि मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब साहब हैं या फिर अमीनुद्दीन खान साहब। सिंपल मेजॉरिटी है 2/3 तो उसमें थी जहां आपने इंतखाब करना था। इसमें सिंपल मेजॉरिटी से मुराद की जिसकी वोट ज्यादा निकल आई इन दैट सेंस कि 13 में से ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगेन 5 जजेस हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली 5 जजेस हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। उसके बाद तो फिर वो लाइक माइंडेड की एक बहस भी देखिए ये फिर हम अखज़ कर रहे हैं ना एक लाइक माइंडेड की बहस भी चलती है उसमें, अगर देखें और उसमें तो हुकूमत जो है वो 7 पे खड़ी है और नहीं, हुकूमत 7 पे नहीं खड़ी। हुकूमत के पास टोटल गिने चुने 3 वोट्स हैं मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, एक सेनेटर का, एक MNA का और एक लॉ मिनिस्टर का। अगर खींचतान के डालने का AG का मैं 4 वोट वो भी जाहिर है बाहर में नहीं, बाहर का नुमाइंदा ये तो आप एक इंसिनुएशन है ना, ये इंसिनुएशन है कि बाहर का बंदा हमें सपोर्ट करेगा या सिविल सोसाइटी से लाइक माइंडेड वाली बात में जाए तो 2 मजीद वोट आपको जो है वो मिल सकते हैं। नहीं, कतई नहीं, 4 वोट्स पे जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत के 4 वोट्स हैं, 5 वोट्स एक तरफ जज साहिबान के हैं, 2 जो हैं वो अपोजिशन से हैं और एक सिविल सोसाइटी का और एक बार का। तो डिसाइडिंग जो वोट्स होंगे या वो होगा पाकिस्तान बार काउंसिल से या फिर साहब ये फरमाते हैं कि जो टॉप 3 है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन तीनों में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह नहीं होना चाहिए। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये लेकिन सोच है? गवर्नमेंट की ये पॉलिसी और सोच नहीं है, लेकिन एक बात ये ज़रूर है, मैं आपके प्रोग्राम से ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि चीफ जस्टिस तो हो नहीं सकते, ऑब्वियसली वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड तो नहीं करेंगे। ऐसी कबाहत भी नहीं है वैसे, ऐसी कबाहत नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रपोज करेंगे इस तमाम तर चीज़ में। यहाँ पे आप दीगर जो 2 जजेस हैं वो कंसिडर हुए एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, और कमेटी ने उन दोनों को रिकमेंड नहीं किया, तीसरे जज को जो अभी चीफ जस्टिस है उनको रिकमेंड किया। तो मेरे ख्याल से जनरली स्पीकिंग एक आम फहम में या आम चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो जनरली एब्सटेन करते हैं और नहीं होते। इस वजह से शायद राना साहब ने कह दिया, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है ना, लेकिन कबाहत भी नहीं है, उसमें कोई ऐसी जो है एक्सक्लूजन भी नहीं है। तो जजेस की तादाद बढ़ाने के वाले से जो आपने एक बिल आप लेकर आए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में जिक्र किया था, आपने 23 की बात की थी, 25 पे मामला चला गया है। 25 क्यों? देखें, फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कदगन नहीं लगाई कि आप नंबर ऑफ जजेस में कितने, आप 10 रखना चाहते हैं, 20 रखना चाहते हैं, 30 रखना चाहते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है आईन पाकिस्तान में, और वो एक ओपन एंडेड चीज़ है, और उसमें आप ज़रूरत के मुताबिक या वर्कलोड के मुताबिक आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। में हमारे भारत है, 1.5 अरब की आबादी है, 34 है वहाँ पे, तो कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ पे तो फिर भारत के अगर साथ आप मवाजना कर रहे हैं तो वहाँ पे तो फिर जो कोर्ट्स हैं, जो वहाँ पे सिविल कोर्ट्स हैं या दीगर उनके सेशन कोर्ट्स हैं या इवन के हाई कोर्ट्स हैं, वो बड़े इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और हाई कोर्ट्स के अंदर उनकी जो बेंचेस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो फिर इसका मतलब है कि वो इस्लाहात आपको फिर नीचे भी लेके आनी चाहिए ना। पेंडेंसी तो नीचे ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब आप जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, नीचे आप नहीं बढ़ा रहे, नीचे हाई कोर्ट्स में भी हमारे पेंडिंग है। समर साहब, हाई कोर्ट्स में भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हाई कोर्ट्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होंगे, और कोई उसमें कबात, ताकि कम अज़ कम ये जो सियासी नोयत के केसेस या अदरवाइज आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, एक राय है इस हवाले से, एक तनकीद ये गवर्नमेंट पे आती है, शक का इजहार किया जाता है कि आप वहाँ पे अपने लाइक माइंडेड जो हैं फुल कोर्ट के अंदर, उसमें आप अपनी तादाद बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के जज लेकर आना चाह रहे हैं। नहीं, कतई नहीं। मैं अगेन इसी JCP की कॉम्पोजिशन के साथ आपको मैं प्रूव करूँगा कि हमारी मर्जी का कोई जज नहीं आ सकता। जब 5 जज साहिबान खुद बैठे हों और 5 वोटें उनकी हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और एक और बात आखिर में ज़रूर कहूँगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर इनमें से भी, इन 3 सीन मोस्ट जजेस में से भी कोई हो सकता है, तो फिर एक और मेंबर इनको ऑप्ट करना पड़ेगा, जो अभी इस जो जज साहिबान इस कमेटी का मेंबर नहीं है या इसके मेंबर नहीं है, क्योंकि एक शख्स के पास 2 वोट नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। फाइनली सर ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसकी तादाद, अरकान की तादाद 3 से बढ़ाकर 5 करने जा रहे हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई चीज़ जो है वो ज़ेर गौर नहीं है, और कतन मैं आपको ऐसे कह दूं, अभी कोई ऐसी ना तो प्रपोजल सामने आया है और ना ही इस पे डिस्कशन हो रही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील भाई साहब, आपने ज्वाइन किया प्राइम में। नाज़रीन, प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। PIA की निजगारी के लिए सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली को हुकूमत के लिए सुबकी और बड़ी पसपाई कहा जा रहा है। वहां ये तज्जिए भी हो रहे हैं कि सरमायाकार हुकूमत पर एतमाद नहीं कर रहे। निजगारी कमीशन ने तो PIA के लिए 85 अरब रुपए की डिमांड रखी थी और इब्तदाई तौर पर 6 बोली दहंदगान को अहल करार दिया था। ताहम उन 6 में से सिर्फ एक कंपनी ने अपनी बोली जमा करवाई। हुकूमत ने एयर ब्लू लिमिटेड, RF हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर अरेबिया की फ्लाई जना, YB होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक इथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइंस में अक्सरियती हिस्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। हुकूमत की इस नाकामी से मुतालिक अब नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम को पहले ही मालूम था कि सिर्फ एक बोली दहिंदा इस अमल में शिरकत करेगा। इससे पहले बोली की तारीख 27 सितंबर थी, लेकिन सिर्फ वही बोली दहिंदा जो इस बार हिस्सा ले रहा था दिलचस्पी रखता था। हुकूमत ने उस वक्त तारीख को आगे बढ़ा दिया और बोली की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की। एक बार फिर बोली की तारीख से पहले हुक्काम को इल्म था कि मुंतखब करदा 6 पार्टियों में से 5 ने शिरकत से इनकार कर दिया है हुकूमत की जानिब से। ताहम तारीख को दोबारा आगे बढ़ाकर इस शर्मिंदगी से बचा जा सकता था जिसका उसे अब सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिसके बाद प्लॉट्स और मकानात बनाने वाली रियल एस्टेट कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी को की बोली को कौड़ियों के मोल PIA को खरीदने से गर्दाना गया। ताहम ब्लू वर्ल्ड सिटी न सिर्फ अपनी बोली को जायज करार दे रही है, बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी यह बोली फिर भी PIA की असली कीमत से ज्यादा है। BBC उर्दू से गुफ्तगू में ब्लू वर्ल्ड सिटी के सरबराह साद नज़ीर का कहना था कि उन्होंने आयरलैंड की एक कंसल्टिंग कंपनी की खिदमात हासिल की, जिसने कहा
कि पीआईए के 60% हिस्से की बोली $1 लगनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी पर 203 अरब रुपए का कर्ज है, जो पहले 800 अरब था, जिसके बाद हुकूमत ने एक होल्डिंग कंपनी बनाकर 600 अरब का कर्जा वहां मुंतकिल किया। साद नजीर के बकौल निजकारी कमीशन के मुताबिक पीआईए के असासे 150 अरब रुपए हैं, लेकिन हमारे जायजे के मुताबिक इन असासों की कीमत सिर्फ 10 से 11 अरब रुपए है। उनका कहना है कि जो भी निजी कंपनी होगी उसे पीआईए से में बड़ी सरमायाकारी करना होगी। उनके 20 जहाज वर्किंग हालत में होने चाहिए थे, लेकिन सब तैयारे मार्च 2025 में ग्राउंड होने वाले हैं। इसलिए जिस चीज की मालियत $1 है, उसकी 10 अरब की बोली सिर्फ उनकी और अपनी इज्जत रखने के लिए लगाई। साद नजीर के बकौल साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि कोई $1 में भी पीआईए खरीद ले तो हमें हाथ जोड़कर उन्हें दे देनी चाहिए। जबकि बोली में शामिल न होने वाले 3 ग्रुप्स के ओहदेदारों ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि उन्हें मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहिदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में खदशात हैं। दूसरी जानिब इस मुतालिक पीआईए का मौक़िफ़ भी सामने आया है। तर्जुमान पीआईए अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त 33 तैयारे हैं, जिनमें 17 A320, 12 बोइंग 777 और 4 ATR हैं। पीआईए के मजमूई असासों की बुक वैल्यू या किताबी कीमत तकरीबन 165 अरब रुपए और 60% शेयर्स की मालियत तकरीबन 91 अरब रुपए बनती है। पीआईए तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत ने खरीदारों को रागब करने के लिए कम अज कम बोली 85 अरब रुपए मुकर्रर की। उन्होंने कहा कि पीआईए के मशरक़ वस्ता समेत चीन, तुर्की, मलेशिया और कनाडा तक के रूट्स हैं, जबकि सिर्फ हिथ्रो रूट्स की मालियत बोली की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। कंपनी की मुंसलिक जायदादें और 33 के तैयारों का बेड़ा इसके अलावा है। अब्दुल्ला हफीज के मुताबिक इतनी बड़ी फजाई कंपनी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाना एक मजाक और इसे $1 की मालियत का कहना तंज के सिवा कुछ नहीं। अब्दुल्ला हफीज का कहना था कि पीआईए के मुलाजमीन की तादाद 7100, जबकि योमिया उजरत पर काम करने वालों की तादाद 2400 से ज्यादा है। निगरान वफाकी हुकूमत ने फरवरी में पीआईए की निजकारी की मंजूरी दी, जिसके नतीजे में पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इसके तहत पीआईए होल्डिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी बनाई गई और पीआईए के जिम्मा 825 अरब रुपए कर्जों में से 650 अरब रुपए के कर्जों की अदायगी अब होल्डिंग कंपनी के जिम्मे होगी। पीआईए होल्डिंग कंपनी के जिम्मे 650 अरब रुपए में से 268 अरब रुपए के कमर्शियल कर्जे अवामी कर्जों में तब्दील कर दिए गए। इस तरह अब यह कर्जे वापस करना पीआईए की नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। बैंकों से मुआहिदे के तहत हुकूमत को यह कर्जे अब 10 साल की मुद्दत में वापस किए जाने हैं, जिन पर शरह सूद 12% होगी। दूसरी जानिब पीआईए की बोली में अदम दिलचस्पी से मुतालिक माहिरीन की कई वजूहात बता रहे हैं। एक वजह पीआईए पर 200 अरब रुपए से जायद का बोझ भी है। मुमकिन खरीदार हुकूमत की जानिब से पीआईए फरोख्त करने के लिए आयद शराइत में खास तौर पर टैक्सेस की छूट और मुलाजमीन की बरतरफी के मामले में ज्यादा से ज्यादा रियायत चाहते थे। पहले यह फैसला किया गया था कि पीआईए खरीदने वाला कम अज कम 2.5 साल के लिए मुलाजमीन को बरकरार रखेगा, लेकिन अब इसे 1.5 साल तक महदूद कर दिया गया है। इसी तरह तैयारों की तादाद 33 से बढ़ाकर 45 करने की शर्त अब लाजमी नहीं बल्कि वसाइल और ज़र मुबादला के ज़खायर की दस्तियाबी से मशरूत है। ब्लू वर्ल्ड की जानिब से 85 अरब की डिमांड के मुकाबले में 10 अरब की बोली के बाद अब मामला वफाकी काबीना के सामने जाएगा, जहां यह फैसला होगा कि इस बोली को मंजूर किया जाए या मुस्तरद। पीआईए की निजकारी में नाकामी के पीछे हुकूमत की नाकस तैयारी को भी मौजूदा इल्जाम ठहराया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक सस्ती रोटी प्रोजेक्ट को चलाने वाले सेक्रेटरी को पीआईए से मुतालिक यह टास्क दिया गया। इसी तरह पीआईए की निजकारी के लिए हायर किए गए कंसल्टेंट को $20 मिलियन की रकम दी गई, जो अब पीआईए के ही खजाने में जाएगी। इसी तरह पीआईए की निजकारी से पहले पैकेजिंग भी मस्बत नहीं की गई, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में पीआईए की निजकारी और महाल होगी। जबकि हुकूमत को मजीद 18 इदारों की निजकारी का टास्क पूरा करना है और अब पीआईए का यह मामला देखकर मजीद इदारों की निजकारी कितनी मुश्किल होगी ये भी वाज़ेह हो गया है। इन्हीं तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर ये बताइएगा कि पीआईए की निजकारी का अमल जिस तरह से एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक सेटबैक था, इसकी बहुत सारी वजूहात अब सामने आना शुरू हो गई है कि क्या वजूहात थी कि पहले 5 बिडर जो हैं वो निकले इस प्रोसेस में से, और छठा भी जो बिडर था वो प्रोसेस भी सबने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था। क्या हुआ इस सारे अमल में कि ये निजकारी नहीं हो सकी? देखिए, ये कौम के साथ तो मजाक हुआ ही है और कौम का बड़ा नुकसान हुआ है। इसका 200-250 अरब रुपए का मज़ीद नुकसान हो गया, क्योंकि इस साल भी 150 अरब रुपए का पीआईए को नुकसान होगा। अब अगले साल भी अगर निजकारी नहीं हो सकेगी तो 100-150 अरब रुपए का वो नुकसान होगा। 700 अरब रुपया पीआईए अब तक नुकसान कर चुकी है अपनी तारीख में। ये 200-300 अरब रुपए का और नुकसान होगा, क्योंकि वो नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हुकूमत की गलती पे गलती थी। आप सोचिए कि ये क्या कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले,
ये इनके सेक्रेटरी साहब, वज़ीर साहब और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के 6 जब बायर्स आपके पास थे जिनको आपने क्वालिफाई किया, उसमें से 5 चले गए जो सीरियस लोग थे। यूनुस ब्रदर्स वाले जो मतलब पाकिस्तान के बड़े तरीन लोगों में से आते हैं, उनके साथ पेगासस एयरलाइन थी जिसके पास 110 जहाज़ हैं अपने, वो ऑपरेट कर रही थी, वो चले गए। एयर अरेबिया वाले ये फ्लाई जिना के साथ आए थे, इनके अपने 78 जहाज़ हैं, ये चले गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम चला गया। पाक एथनॉल वाले जिनके साथ स्विस की कोई एक एयरलाइन कंपनी थी, वो चले गए। आप ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि कोई आदमी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये PIA मुल्क का असासा नहीं है, अब ये PIA एक लाइबिलिटी है। और आप जब ये बेच रहे थे तो कीमत का मसला नहीं था, आपको एविएशन इंडस्ट्री खोल देनी थी कि यहाँ पे और लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और रोज़गार के मौके मिलेंगे, कस्टमर्स को सहूलतें मिलेंगी, हम पाकिस्तान से दुनिया भर जा सकेंगे अपनी एयरलाइन में बैठ के। आपने ये कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि हमको गाड़ियाँ कहाँ से मिल सकती हैं, हमको फ्री सीटें कहाँ से मिल सकती हैं, हमारी इजारादारी कहाँ से हो सकती है, और आपने ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाली कि एक एक करके सब लोग चले गए सीरियस बिडर्स। लेकिन वो क्या था, उन रिक्वायरमेंट्स में क्या था? एक तो जाहिर है ये था कि 60% शेयर इसके फ़रोख्त किए जाएंगे। फिर कंपनीज को ये भी कहा गया कि आपने $300 मिलियन की आपने सरमायाकारी करनी है PIA के अंदर, लेकिन खुद जो हुकूमत 40% शेयर रख रही थी उसने कोई भी सरमायाकारी नहीं करनी थी सारे प्रोसेस के अंदर, और लाइबिलिटी के वाले से भी काफ़ी इश्यूज थे। तो इसके अलावा कोई दीगर वजूहात भी थी? देखिए, एक तो ये कि कुछ पार्टीज़ कह रही थी कि अभी भी बैलेंस शीट में होल है और 45 अरब डॉलर रुपए की लाइबिलिटी जो है वो आप लेकर चले जाइए होल्डिंग कंपनी में, क्योंकि आपने जहाँ 600 अरब रुपए लेके गए वहाँ पे ये भी ले जाइए। उसके बाद आपने कहा कि 40% हमारा हिस्सा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कह सकती है, लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि आप मज़ीद पैसे डालेंगे लेकिन हुकूमत नहीं डालेगी, तो फिर आपका 40% से परसेंटेज कम हो जाएगा। आपने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, उस पर भी आप आएँ बाएँ कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो मेजर फैसले होंगे उसमें हुकूमत की कंकरेंस ज़रूरी है। तो भाई, एक आदमी अगर मशी फैक्ट्री ख़रीद रहा है या एयरलाइन ख़रीद रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा, अपने पैसे डाल रहा है, पैसे भी वो डाले और मर्ज़ी फिर आपकी चले, ये भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे आप $150 मिलियन कम से कम का तखमीना प्राइवेट सेक्टर की पार्टीज़ ने लगाया कि जो PIA के जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड हैं उसको एयर वर्दी करने के लिए, उसके अंदर एक्चुअल ओरिजिनल बोइंग के या एयरबस के पार्ट्स लगा के उसको एयर वर्दी करना, 150 मिलियन तो ये खर्चा होगा। कोई भी आदमी एयरलाइन ये ख़रीदता और PIA को मतलब पूरी दुनिया में इंशाल्लाह वो चलाता तो उसको नए जहाज़ ख़रीदने पड़ते, 50-60 नए जहाज़ ख़रीदता, वो आगे कर लेता, प्लानिंग कर लेता। आपके पास पेगासस जैसी एयरलाइन आई थी, आपके पास एयर अरेबिया जैसी एयरलाइन आई थी पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ही देनी होती है एयरलाइंस की। तो इससे अच्छा मौका नहीं था आपको करने का ये। लेकिन आपको ये बात, मैं ये समझता हूँ कि या तो ये बहुत ज़्यादा आपने गलती करी, आप ये समझ रहे थे कि आप ही होशियार हैं और आप इन लोगों को झांसे में डाल के कुछ ज़्यादा पैसे ले लेंगे। लेकिन जो असल बात है मेरे ख्याल से वो ये है कि इनको फ़ैसला करने से डर लग रहा था, कुछ ऐसे फ़ैसले करने थे जिसके अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें मान के उसको एयरलाइन देनी थी ताकि वो फल फूल सके, वो आपको करने का दिल नहीं था। दिल नहीं था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इरादा ही नहीं था इसको प्राइवेटाइज करने का? नहीं, इरादा नहीं था, नहीं। जो मैंने सारी एक्टिविटी का मकसद क्या, ज़माने में देखी है, ठीक ठाक पैसे कंसल्टेंट को भी पे कर दिए, एक ठीक ठाक बड़ी अमाउंट, वो नुकसान भी हुआ। फिर ना सिर्फ ये PIA की इसमें मजीद जो है वो इसकी बैड मार्केटिंग हुई है, मजीद इसकी साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आगे जो 18 इदारे हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं निस्कारी के लिए, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। आज तो ये मुतासर हो गया ना, क्योंकि आप ये रोके हुए थे, आपने कोई और चीज़ प्राइवेटाइजेशन शुरू नहीं करी। कोई हुकूमत को नहीं रोक रहा था पिछले 6 महीने में कि फेस्को के या IASCO के कंसल्टेंट रख लो, उसके बाद शुरू कर दो, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने कहा ये पहले करेंगे। अब ये जो है आपने मुंह की खाई है बेसिकली। अब दुनिया से कौन इधर रेडी होगा? देखें, ये जो पार्टियां ख़रीद भी रही थी ना, उनका भी बड़ा ख़र्चा होता है। आपने पेगासस से एग्रीमेंट किया, आपने एयर अरेबिया से एग्रीमेंट किया, उनके लोग आए, ड्यू डिलिजेंस करा, बड़ा वक्त लगाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्होंने भी रखे, लॉयर्स उन्होंने भी रखे, सब चीज़ें करी। और जब आपने आखिर में जब दिखाया कि आपका दिल ही नहीं है, कि आपका इरादा ही नहीं है प्राइवेटाइज़ करने का, आपके जहन स्टेटस है कि हम हुकूमत में लेकर चलाएँगे। 2016 में ये हो चुका था कि जब PTI और पीपल्स पार्टी ने इसकी बहुत मुखालिफत करी थी, अगर इजाज़त दें मुझे समर भाई, कि जब बहुत मुश्किल करी थी PTI और पीपल्स पार्टी ने, जब बहुत मुखालिफत करी थी, तो एग्रीमेंट किया था डार साहब ने कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हम ले आएंगे PIA में, मेजॉरिटी नहीं बेचेंगे।
यानी कि कोई ऐसा भोला आदमी है पूरी दुनिया में कि जो PIA में पैसे डालेगा लेकिन हुकूमत चलाएगी, ऐसा आदमी इनको नहीं मिला। इस दौरान हमने 400 अरब रुपए का नुकसान कर लिया, अब 200-300 अरब रुपए का हमने आज नुकसान और बांध दिया है। ये हाल हुआ है। मिफ्ता साहब, तो फिर क्या मुस्तकबिल है हमारी कौमी एयरलाइन का इससे नुकसान के साथ, चल पाएगी? सर देखें, एक तो पहले ये बात देखें कि जो भी इदारा पीछे था, SIFC को अगर ले लें या कोई नाम ले लेते हैं, कि जिन्होंने मेक श्योर करा कि कोई स्टे ऑर्डर इसके ख़िलाफ़ नहीं आया, नहीं तो पाकिस्तान में हर चीज़ के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर आ जाता है। इन्होंने मेक श्योर किया कि कोई यूनियन ने इसको अपोज़ नहीं किया, कोई छोटी बड़ी पार्टी ने, सियासी पार्टी ने इसको अपोज़ नहीं किया, सब इस हक़ में थे कि प्राइवेटाइज़ कर दो। तो एकदम आपको बेहतरीन फील्ड दी थी, आपको मतलब पेनल्टी कॉर्नर दिया था कि जाके गोल कर लो। आपने ये जो है बॉल अपने डी में मार दी है और बेसिकली आपने ये दिखा दिया कि हुकूमत को करना नहीं था। अब मैं ये समझता हूँ कि SIFC को जो ये कह रही है कि हम इन पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करेंगे, उनको इन 6 पार्टियों को बुलाना चाहिए। इनको ये एयर अरेबिया वालों को, फ्लाई जिना वालों को, इनको यूनुस ब्रदर्स वालों को, पेगासस वालों को बुलाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई क्या ऐसी बात थी जिस पे आप चले गए, ऐसा क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा, आपसे ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रखी थी कि जिसकी वजह से आप उठ के चले गए। और जब आप इन 5-6 लोगों से मिल के बात करें, उसके बाद आप इन तीनों लोगों को बुलाइए, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को, प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी को और कैबिनेट कमेटी के हेड को, और पूछें कि भाई आपने क्यों ये बातें करी। आप सोचें कि अगर आपकी दुकानदार, आप किसी लड़के को अपनी दुकान पे छोड़ते हैं और 7 में से 6 कस्टमर वो निकाल देता है, तो आप उससे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो इधर बैठे बैठे। तो इनसे भी पहले उन लोगों से पूछें कि आपको क्या परेशानी थी, फिर इन लोगों को बुला के इनका भी एहतसाब करें। ये देखें, हम गलत तरीके का एहतसाब करते हैं, नैब में गलत लोगों को बंद कर देते हैं। ये एहतसाब होना चाहिए कि 200 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार कौन है। जो 400 अरब रुपया पिछली मरतबा 2-5 साल में जो प्राइवेटाइज नहीं हुई PIA, उसका जिम्मेदार कौन है, तो ये बताए ना कौम को। अब ये एयरलाइन अगर हुकूमत चलाती है मजीद, तो ये कब तक चला पाएगी इसे, इस नुकसान के साथ? सर देखिए, हुकूमत नुकसान जब तक करना चाहे कर सके, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब कभी ना कभी अगर और ये बहुत ज़्यादती होगी, लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये एयरलाइन बंद करनी पड़ेगी अगर आप नहीं बेचेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, बड़ी अहम तजवीज़ दी है साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि PIA का जो मामला था निजकारी का, ये प्रोसेस जिस तरह से आगे नहीं बढ़ सका, नाकामी का सामना करना पड़ा इस सारे अमल को। जिस तरह से 5 बिडर्स पहले निकले, उन 6 बिडर्स को जो इस प्रोसेस का हिस्सा बने थे, उन्हें SIFC में बुलाया जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह थी कि 5 लोग इसमें से निकल गए प्रोसेस के अंदर से, और फिर हुकूमती जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी उसके बाद SIFC में बुलाया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।